नमस्कार मित्रों, मैं लोकेंद्र सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एमपीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो कि 16 फरवरी को कंडक्ट होने जा रहा है, उसकी कैसे इफ़ेक्टिव ढंग से तैयारी करें और किन किन सोर्सेज से हम हमारी यूनिट्स को कवर करें, उन सभी 10 यूनिट्स के लिए हम स्ट्रेटजी और सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं। आज के इस स्ट्रेटजी एंड डिकोडिंग वीडियो में हम यूनिट 8 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल एंड करेंट अफेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश की यूनिट है, उसको हम किन सोर्सेज से कवर कर सकते हैं और हमारे एग्ज़ाम की आवश्यकता के अनुसार हमें कितना पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 8 के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 3 एस्पेक्ट कवर किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी। तो हम लोगों को नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए अलग अलग बुक नहीं लेनी है। इंटरनेशनल और नेशनल करंट के लिए एक ही बुक, आप कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। जो कि पहली बुक है स्पीडी पब्लिकेशन की, जो करंट अफेयर्स की बुक आती है वो, और दूसरी बुक है एग्जामपीडिया पब्लिकेशन की नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाली बुक। देखिए, जो स्पीडी की बुक्स है ना, स्पीडी की जो बुक्स होती हैं वो आती हैं मंथली। स्पीडी की जो बुक्स हैं ये हर मंथ आपको अपडेट होकर मार्केट में आती हैं। इस बुक को लेने का सही समय होता है एग्ज़ाम से आप 1 मंथ बिफोर की। जैसे अपना एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट होने जा रहा है, तो हम जनवरी में इस महीने इस बुक को परचेज़ कर लें। इसमें लास्ट 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपको इंटरनेशनल इवेंट्स भी कवर हो जाएंगे और नेशनल इवेंट्स भी कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही एग्जामपीडिया पब्लिकेशन भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोर और लेस ये दोनों बुक्स सेम ही होती हैं, बट स्पीडी में थोड़ा डेटा और फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। एग्जामपीडिया की जो बुक है उसमें मध्य प्रदेश आधारित चीज़ें, हालांकि मध्य प्रदेश वाली बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेशनल वाली की बुक की बात कर रहा हूँ। उसमें जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में जिस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं उनको आधार बनाकर इसमें वही नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर किया जाता है। बोथ बुक्स आर इक्वली गुड। आप कोई भी अच्छी बुक इन दोनों में से प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। देखिए, आप मेरे राइट में सिलेबस को भी देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मतलब कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं यानी कि नेशनल करंट अफेयर्स, और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। तो इन दोनों के लिए हम सोर्सेज देख चुके हैं। अब हम मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं के लिए सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो जो लोग कॉन्स्टेंटली तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं कहूँगा कि जो हमारा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, आप यदि उसे डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो आपको वैसे इतनी दिक्कत जानी नहीं चाहिए। आपका करंट मोर और लेस 80% तैयार हो ही जाता है उससे। इसके बाद फिर भी हम एग्ज़ाम जब आता है तब हम थोड़े नींद से जागते हैं और हमें थोड़ी कंसोलिडेटेड तैयारी करनी होती है। उसके लिए हमें करंट अफेयर्स की बुक की आवश्यकता पड़ती है। तो हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर पढ़ने के लिए मार्केट में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली बुक है तथ्यवाण की। तथ्यवाण की एक बुक शायद आप में से जो स्टूडेंट्स मार्केट विजिट करते होंगे रेगुलरली वो देखते होंगे। एक A4 साइज से थोड़ा बड़े साइज का एक पेपर रहता है, काफ़ी बड़ी सी बुक रहती है, अखबार टाइप की बुक रहती है। वो एमपी के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और इस बुक की एक खासियत है कि ये करंट के साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपको बताते हैं। तो ये बहुत डायनेमिक तैयारी करवा देते हैं आपकी एमपी के करंट अफेयर्स की। इसके बाद एग्जामपीडिया पब्लिकेशंस की भी एक एमपी करंट अफेयर्स की बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। परीक्षाधाम पब्लिकेशंस की भी एमपी करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल, उसमें दोनों ही कवर करके वो उपलब्ध कराते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है।
परीक्षा धाम पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है वो जनरली एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही अपडेट करके ये पब्लिश करते हैं। और यदि ये बुक आप लेते हैं तो इसमें आपको अदर जो बुक्स अपन को नेशनल इंटरनेशनल के लिए हम अलग से जो बुक ये देख रहे हैं ये आपको नहीं लेनी पड़ेगी। इसमें आपका सारा ही जो MPPSC के आधारित करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। बट जो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप किसी एक बुक पर पूरी तरीके से आधारित ना हो। यदि आप परीक्षा धाम भी पढ़ रहे हैं, भले ही आप ये बुक भी ले लें, मगर इसके साथ आप एक नेशनल इंटरनेशनल की बुक तो ज़रूर पढ़ें। उसका कारण बताता हूँ। क्या होता है, कभी थोड़े डीप में करंट आ गया मान लो और वो इस बुक में कवर नहीं है, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को वो पढ़ लेनी चाहिए थी। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम यूजुअली ज़्यादा नहीं सुनते हैं उनके बारे में। कभी कभी थोड़ा सा डेप्थ में करंट भी आ जाता है, करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उस हिसाब से हमें करंट अफेयर में 2 बुक पढ़नी चाहिए, एक नेशनल इंटरनेशनल के लिए और एक MP के लिए। MP करंट अफेयर्स के लिए मैं जहाँ तक ज़्यादातर प्रेफर करूँगा तथ्यवान की बुक पढ़िए, क्योंकि इसमें सारे अवार्ड्स भी बहुत अच्छे से कवर होते हैं, सारे नियुक्तियाँ भी अच्छे से कवर होती हैं। और इसका एक फ़ायदा है ना, ये स्टैटिक भी आपको दे रहा है। जैसे कि यदि आपको वो किसी जज की नियुक्ति के बारे में बता रहा है ना, तो जज से रिलेटेड आपको उसका पॉलिटी का आर्टिकल भी बता देंगे और उनकी नियुक्ति कौन करता है ये भी बता देंगे। तो ये इस बुक का फ़ायदा है। बाकी आपको एक साथ ही सारी चीज़ें पढ़नी है, कम बहुत ही ज़्यादा आपके पास मान लीजिए 10 दिन का ही समय है, तो मैं कहूँगा आप परीक्षा धाम की बुक लीजिए और एक साथ आप पूरी चीज़ें पढ़िए और ख़त्म करिए। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम, देखिए करंट अफेयर जो होता है वो बहुत ही वास्ट होता है। अब बच्चे पूछेंगे हम कितने साल का पढ़ें और फिर करंट अफेयर में भी क्या क्या पढ़ें, क्योंकि रोज़ अपडेट हो रहा है, रोज़ घर में रोज़ पेपर आता है, पेपर में 16 पन्ने रहते हैं। अब ये तो सारा तो करंट अफेयर्स काम का नहीं हो सकता ना। इसलिए मैंने इसमें स्लाइड में कुछ फोकस एरियाज़ लिख के दिए हैं। यदि आप इन पे ध्यान देंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप इनसे टैकल कर लेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो यूनिट 8 है, यूनिट 8 में सबसे कम मेहनत है और सबसे ज़्यादा इसका स्ट्राइक रेट है। लास्ट टाइम जो मैंने प्रीलिम्स दिया, मैंने करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न गलत नहीं किया। मेरा 100% स्ट्राइक रेट था, 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने इस यूनिट को कवर किया। और मेरा तरीका वही था कि मैंने एक नेशनल इंटरनेशनल के लिए बुक पढ़ी और एक बुक पढ़ी MP के करंट के लिए। इससे आपका होलिस्टिक तैयारी हो गई और आपसे कोई गलती की गुंजाइश ख़त्म हो गई। तो चलिए अब हम फोकस एरियाज़ की बात कर लेते हैं। फोकस एरियाज़ में आपको ज़्यादातर ध्यान देना है। ये फोकस एरिया मैं अलग अलग से नहीं बता रहा हूँ, आप तीनों टॉपिक्स को लिंक कर सकते हैं। फोकस एरिया ये नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश तीनों जगह इन टॉपिक्स को आप ध्यान दें। जैसे नियुक्तियाँ नेशनल लेवल पे जो नियुक्तियाँ हुई हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कोई नियुक्ति हुई है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति बने, सामिया सुलह हसन ये किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई, इटली है, इटली है, फ्रांस है, ये बड़े बड़े देशों में यदि कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, महिला प्रधानमंत्री बनी है वो। तो नियुक्तियों में ध्यान देना है आपको कि इंटरनेशनल नियुक्तियां, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहाँ के कौन चेंज हुए, और विशेषकर उन नियुक्तियों पे ज़्यादा ध्यान देना जहाँ कोई महिला पहली बार बनी हो। और इसके बाद आपको ध्यान देना है कि ऐसा कोई राष्ट्राध्यक्ष जिसने हमारे इंडिया को विजिट किया हो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के बाद। जैसे कि अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हमारे यहाँ इंडिया का विजिट किया था, पहला ही दौरा उनका इंडिया में था, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स हमें MP की भी देखनी है। इसमें MP, नेशनल, इंटरनेशनल। MP में अपॉइंटमेंट तो अपनी सिंपल ही होती हैं कि भाई बताइए कि मंत्री भी पूछ सकते हैं, मंत्रिमंडल में से भी कोई पूछ सकते हैं, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद कोई बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट हुए हों, जज वगैरह हों, ये सारी चीज़ें नियुक्ति में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग में इंडिया की अलग अलग रैंकिंग आती रहती हैं।
जैसे मान लीजिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, तो ये रैंकिंग निकालता है, इसमें इंडिया की कितनी रैंकिंग है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वर्ल्ड में इंडिया की कितनी रैंकिंग है। तो ये रैंकिंग वाला पोर्सन तो एक अच्छा सा एक पेज है, उसमें स्पीडी की बुक में बढ़िया रटो, क्योंकि एक आध रैंकिंग आ जाती है एग्ज़ाम में से। मान लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग पूछ ली, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रैंकिंग पूछ ली, ये पीएससी के फेवरेट एरियाज हैं। इसके बाद आते हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स तो आप सब जानते हैं, नेशनल अवार्ड हो चाहे इसमें इंटरनेशनल अवार्ड्स हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देने, हमें देने हैं कि भाई राष्ट्रीय स्तर पे जो पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये सब दिए जाते हैं वो, और एमपी के जो अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य और विश्वामित्र अवार्ड, ये सारी चीज़ें, विक्रम अवार्ड, ये आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना। अवार्ड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स आप पढ़ेंगे, अवार्ड सारे ही अवार्ड कि भाई अभी जैसे 100वां तानसेन समारोह हुआ है, तो शिवानंद, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो शिवानंद जो है उनको दिया गया है कि 100वें तानसेन समारोह में उनको पुरस्कार दिया गया। तो इस तरीके से जो भी हमारे एमपी गवर्नमेंट भी जो अवार्ड दे रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद एमपी की रैंक। एमपी की रैंक मतलब यहाँ किस रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट निकाली, नीति आयोग ने जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर रिपोर्ट निकाली, उसमें एमपी की क्या रैंक है। मान लीजिए कोई मलेरिया सर्वेक्षण को लेके कोई रैंकिंग आई, उसमें एमपी की क्या रैंक थी। मान लीजिए कोई टीबी उन्मूलन को लेके आई, हेल्थ प्रोग्राम में अधिकतर आपको इसमें रैंक हमारी देखनी है। इसके बाद एमपी के खिलाड़ी, वैसे तो आप अवार्ड पढ़ेंगे तो उसमें खिलाड़ी भी पढ़ लेंगे, मगर अलग से भी आप खिलाड़ी तो अलग से देख ही लेना कि भाई कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्योंकि कन्फ्यूज़न ऐसा होता है कि भाई उसने किसी खिलाड़ी का नाम दिया, उसके बाद नीचे देगा कुश्ती, तैराकी, इस तरीके से आपको नाम दे देगा। तो आपको बताना होगा कि भाई ये खिलाड़ी शूटिंग से संबंधित है कि वो अपने हॉर्स राइडिंग से संबंधित है। इस तरीके से चीज़ें आपको खिलाड़ी तो बहुत अच्छे से याद रखनी है। बाकी खेल परिदृश्य मैंने अलग से भी लिखा है, खेलों से रिलेटेड तो ये फेवरेट एरिया ही है। तो खेल जहाँ भी आपको एमपी में नेशनल, हमारा पेरिस ओलंपिक, यहाँ भी खेल मिले आपको, तो खेल तो अच्छे डिटेल में पढ़ लेना, इनको थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लेना। इसके बाद हम निधन की बात करते हैं। निधन कोई बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट आदमी का निधन हुआ, जैसे इंटरनेशनल में अभी जैसे ईरान के राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश में निधन हो गया था, तो पूछ लेंगे कि प्लेन क्रैश में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हुआ, तो आप बता देंगे कि भाई ईरान के हुआ था। इसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी सिंह जी का भी अभी निधन हुआ है। तो मनमोहन सिंह जी के बारे में अब हो सकता है वो निधन का ना पूछें, उनसे रिलेटेड कुछ और पूछें कि भाई मान लीजिए कि वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो वो कब बने थे आरबीआई गवर्नर, या फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर कब बने थे। इस तरीके की चीज़ें आपको निधन वाले जो बड़े टॉप के व्यक्ति हैं सिर्फ उन्हीं का ही देखना है, ज़्यादा नीचे के निधन नहीं देखने। जो बिल्कुल एकदम आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये तो एकदम टॉप के हैं और देश में या विदेश में इनकी वजह से कुछ हलचल हुई थी, तो वो आपको देखना है। अब इसके बाद आते हैं मिशन। मिशन में क्या होता है कि जो नासा, इसरो, जाक्सा, रशिया की रॉसकॉस्मोस, ये सारी जो एजेंसीज है ना, ये जो भी मिशन कर रही हैं, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, इंटरनेशनल जो भी मिशन चल रहे हैं ना, तो ये सारे मिशंस आप अच्छे से देखना। इवन अब जो प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं, एलोन मस्क हैं, जैसे उनने अपना स्टारलिंक, और अभी एक उनने बहुत सक्सेसफुली रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का भी टेस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें अपन को मिशन तो बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे। देखो पीएससी के बच्चों, मैंने ये कमी देखी है पीएससी के बच्चों में कि वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ते। ये सोचते हैं ये तो यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं। यूपीएससी के बच्चे तो पढ़ते ही भैया, अपन को भी पढ़ना है। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो ये आपको पहले नंबर तो डायरेक्ट इसमें से कुछ फैक्ट आता है, कोई डाटा पूछ लेंगे कि भाई कि मान लीजिए कि ग्रामीण साक्षरता का कितना प्रतिशत बढ़ा, या फिर बजट में पूछ लेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा बजट किस क्षेत्र को दिया गया। जैसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बजट अलोकेशन किस क्षेत्र को दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे को दिया गया। शिक्षा को कितने प्रतिशत बजट दिया गया, बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा। ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपका यूनिट 6 में भी कवर होता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, और ये आपको अच्छे से मिलेगा करंट अफेयर में, इसलिए बोल रहा हूँ आप इसे यहाँ पढ़ो।
आप इसे करंट अफेयर के साथ पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद भी हो जाएगा और आपको बर्डन भी फील नहीं होगा। तो इंडिया का और एमपी का दोनों का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आपको बिल्कुल एकदम तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो भी कोई रैंक निकाल रही हैं, जो भी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के कोई मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट जारी की उसमें एमपी की क्या रैंक है, या फिर भारत सरकार ने अलग अलग राज्यों को रैंकिंग देते हैं, जैसे हमारा वो एक नेशनल इनोवेशन इंडेक्स निकलता है, इस तरीके से चीज़ें कि भाई उसमें स्टार्टअप को लेके कोई रैंकिंग निकाली कि सारे राज्यों में कि किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप खुल रहे हैं, टॉप पे कौन सा राज्य, बॉटम पे कौन सा, ये सारी रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो एक जो बिल्कुल ही फेवरेट है MPPSC का, वो है यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जो भी कुछ आपको न्यूज़ में दिखे, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, संयुक्त राष्ट्र कौन से संयुक्त राष्ट्र ने जो जिन आने वाले वर्षों को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, संयुक्त राष्ट्र ने कोई प्रोग्राम चलाया है, संयुक्त राष्ट्र से एवरीथिंग, संयुक्त राष्ट्र के संबंधित संगठन, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपको काम आएंगी और इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के बाद आता है आपका WHO मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बहुत सारे डाटा और बहुत सारे रैंक रिलीज करता रहता है। कोविड आने के बाद से WHO बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो WHO से रिलेटेड भी जो करंट अफेयर में हो उस पर ध्यान देना। इसके बाद स्वास्थ्य को लेके कोई मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई इनोवेशन हुआ हो, कोई वैक्सीन बनी हो, जैसे अभी रिसेंटली रशिया ने पहली दुनिया की कैंसर वैक्सीन बनाई है, तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अलावा भी कुछ एजेंसीज रहती हैं जो आर्थिक आंकड़े जारी करती हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी बताई, वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी बताई। इस तरीके से भी डाटा आपको नेशनल इंटरनेशनल वाली बुक्स में या MP वाली बुक्स में मिलेगा, वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और रिन्यूएबल एनर्जी में कोई भी डेवलपमेंट हो रहा हो, XYZ कोई भी डेवलपमेंट हो रहा हो, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। अब इसमें आप क्या है, जो हमारी COP यूनाइटेड नेशन एंड FCCC की जो बैठकें चलती रहती है ना, जैसे COP29 अभी रिसेंटली हुई थी, तो यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन हो रहे हैं, जो भी हमें संकल्प लिए जा रहे हैं, और भारत जो भी संकल्प कर रहा है नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा है, 2047 तक भी कुछ लक्ष्य है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना नवीनीकरणीय ऊर्जा, ये तो आप रट ही लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही। इसके बाद MP में स्पेसिफिक देख लें हम, तो वैसे तो हम देख चुके, लेकिन और देख लें तो इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ज़्यादा MP में आ रहा है। जब से मोहन यादव CM बने, जब से वो अभी लंदन भी गए, लंदन की विजिट से भी उनने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। और जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट रीजन्स हैं, इन्वेस्टमेंट रीजन्स में अपने क्या क्या आते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ कोई बने हों, पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में भी जानकारी रखना, और इन्वेस्टमेंट कितना आया। जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम MP में करते हैं हर 2 साल में, तो वो समिट लास्ट टाइम कब हुई थी, उसमें हमने चीफ गेस्ट किसको बुलाया था, विशेष अतिथि कौन थे, विशिष्ट अतिथि कौन थे, कितना इन्वेस्टमेंट आया, ये सब देखना, और कितने राष्ट्रों के इन्वेस्टर्स उसमें शामिल हुए। इसके बाद देखो हमारा इंदौर आप सबको पता है स्वच्छता में टॉप पे रहता है, इसलिए स्वच्छता की रैंकिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सिर्फ इंदौर इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उसके बाद भी स्वच्छता सर्वेक्षण में बहुत सारी रैंकिंग होती हैं, सारी रैंकिंग अच्छे से देखना। इसके बाद गवर्नमेंट पोर्टल्स और ऐप्स, जो भी गवर्नमेंट
अलग अलग ऐप्स निकालती रहती है लोगों की सुविधाओं के लिए। जैसे सी विजिल ऐप है तो इलेक्शन कमीशन ने निकाला नागरिकों के लिए जागरूकता फैलाने, इस तरीके से तो बहुत सारे ऐप्स रहते हैं गवर्नमेंट निकालती है, एमपी और इंडियन गवर्नमेंट दोनों देखना। इसके बाद अभी पिछले साल तो नहीं आया लेकिन ये आता ज़रूर है, 1-2 साल में रिपीट होता है ये वाला टॉपिक, चर्चित तो युद्धाभ्यास। जो युद्धाभ्यास करते रहते हैं ना हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, जैसे नोमैडिक एलिफेंट, अब उन्होंने दे दिया नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किसके साथ, भारत किसके साथ करता है कि थाईलैंड, कंबोडिया या मंगोलिया, तो इस तरीके से चीज़ें पूछ लेते हैं वो। इसके बाद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मिस कर देते हैं अपन एमपीपीएससी वाले, ये यूपीएससी में तो मैपिंग बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन एमपीपीएससी वाले बच्चे मिस कर जाते हैं इसे। जैसे अभी 2023 में आपको याद हो तो उन्होंने पूछा था कि इज़राइल से लगा हुआ कौन सा समुद्र है, मेडिटेरियन सी है, नॉर्थ सी है या कैस्पियन सी है। इसलिए पूछा था क्योंकि वहाँ पे अभी क्या रिसेंटली कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है दो देशों के बीच में। तो जो भी जहाँ भी, जैसे यूक्रेन रसिया की जिन क्षेत्रों में लड़ाई हो रही है, ज़ैपोरोजिया, इस तरीके से जो उनके जो प्रांत हैं इनके नाम ये कहाँ पे हैं कि भाई ज़ैपोरोजिया करके कोई जगह है उनकी, और लोहांस्क, इस तरीके से कुछ कुछ जगह हैं। मैं हो सकता है अभी गलत भी बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये रसिया में आती है कि यूक्रेन में आती है ना, इस तरीके से। बाकी अभी ईरान इराक उस एरिया में भी कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था, और इज़राइल और अपना फ़िलिस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस रीजन की जो मैपिंग है ना आप अच्छे से कर लेना। तो गाइज़ ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये बिल्कुल एकदम आप टॉप प्रायोरिटी पे रखना। बाकी आप बुक्स को तो एक बार तो अच्छे से कम्प्लीटली रीड कर ही लेना। देखिए इस यूनिट पे हमें विशेष अलग से ध्यान नहीं देना है। जो मैंने 50 डेज़ स्ट्रेटजी आपको शेयर की है, जो बच्चे आज मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैंने हमारे चैनल पे 50 डेज़ के लिए स्ट्रेटजी बनाई है कि हम कैसे कम दिनों में एमपीपीएससी प्रीलिम जो कि 16 फरवरी को है उसकी अच्छी इफेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक बेहतर स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी जो कि मैंने शेयर की। उसमें मैंने जो यूनिट 8 थी उसे पैरेलल पढ़ने के लिए बोला था कि आप रोज़ 1 घंटे पढ़िए। उसी क्रम में मैंने आज ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ मैं यूनिट 8 का। तो जिन लोगों ने वो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखें। उसके बाद और भी मैंने इससे पहले यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 9 के वीडियो अपलोड किए हैं, उनकी स्ट्रेटजी वीडियोस देख सकते हैं। और यूनिट 8 का आज स्ट्रेटजी वीडियो आया है, इसको देखिए, अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत करिए। जो मैंने एरियाज़ बताएं आप उन पर फोकस करिए और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।